आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूट्रोफिकेशन। देखिए, यू मतलब होता है ट्रू और फिकेशन मतलब होता है एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और आप लोगों को ये बखूबी पता है कि यूट्रोफिकेशन है क्या। बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाटर बॉडी में इंक्रीज होते हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है फॉस्फोरस। ठीक है ना? तो इसी पे आज हमने चर्चा करनी है कि व्हाट इज यूट्रोफिकेशन एंड व्हाट आर द रीजंस आर काजेज, इसमें क्या क्या काजेज हैं। ठीक है ना? देखो, इसको समझने से पहले तीन तरह की लैक्स होती हैं। एक होती है ओलिगोट्रॉपिक, दूसरी होती है यूट्रॉपिक और तीसरी होती है मीजोट्रॉपिक। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ओलिगोट्रॉपिक लैक में लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर लिमिटेड प्रेजेंट है ओलिगोट्रॉपिक लैक में, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो मॉडरेट टाइप का होगा। दूसरा जो लैक है दैट इज नोन एज यूट्रॉपिक लैक। यूट्रॉपिक लैक में हाई अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। अब अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ का रिचनेस ज़्यादा है, स्पीशीज इवननेस ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़ीरो है। ठीक है ना? आप देखो, जितनी ज़्यादा एल्गी बनेगी उतनी ग्रोथ स्टेबल रहेगी। ठीक है ना? जितनी ज़्यादा एल्गी बनेगी उतनी ग्रोथ एल्गल फॉर्मेशन की ग्रोथ ठीक रहेगी। ठीक है ना? एल्गल ब्लूम बनने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्टर्बेंस होगा लाइफ बिलो द एल्गल ब्लूम्स, वहाँ पे डिस्टर्बेंस काज होगा। ठीक है ना? तीसरा आता है हमारा मीजोट्रॉपिक लैक। तो मीजोट्रॉपिक लैक में इंटरमीडिएट अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है ना? तो तीन तरह की अवेलेबिलिटी होगी। एक हो गया जहाँ पे बहुत कम अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, वो हम पढ़ते हैं ओलिगोट्रॉपिक लैक में। अगर ज़्यादा है तो वो हम पढ़ेंगे यूट्रॉपिक लैक में। और अगर इंटरमीडिएट है, इन बिटवीन द टू, दैट इज ओलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक, तो इसे कहते हैं हम मीजोट्रॉपिक। समझा ये पॉइंट? तो देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हाँ, अगर हम यूट्रोफिकेशन वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो यू मीन्स ट्रू एंड फिकेशन मीन्स एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन है क्या? ये बेसिकली एनरिचमेंट ऑफ वाटर है बाय न्यूट्रिएंट साल्ट्स। न्यूट्रिएंट साल्ट्स में एक तो आएगा नाइट्रोजन, दूसरा आएगा फॉस्फेट्स। फॉस्फेट कह सकते हैं या फॉस्फोरस ही है, वो बेसिकली फॉस्फोरस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, वो फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? अब हो सकता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो, वाटर के साथ मिक्स हुआ हो। ठीक है ना? अब ये क्या करेगा? ये काज करता है स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है ना? इसकी वजह से क्या होता है, जो एल्गी और एक्वेटिक प्लांट्स की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। साथ साथ में फिश स्पीशीज में डिप्लीशन आता है, मतलब इसमें डेटीरियोरेशन आएगा, फिश स्पीशीज में डिक्लाइन आएगा। पहले ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी, अब कम मात्रा में प्रेजेंट आ जाएगी। जनरली अगर हम देखेंगे तो जनरली डेटीरियोरेट हो रही है वाटर की क्वालिटी ड्यू टू दीज नाइट्रोजन एंड ड्यू टू दीज फॉस्फेट्स। डेटीरियोरेट हो रही है वाटर की क्वालिटी, और जाहिर सी बात है अगर वाटर की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है तो वाटर पोल्यूटेंट हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। और अगर वाटर पोल्यूट हो रहा है तो वाटर पोल्यूट की वजह से एक्वेटिक लाइफ पे बुरा असर पड़ रहा है। अब वो कैसे पड़ रहा है? क्योंकि एल्गल फॉर्मेशन हो रही है, एल्गा बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और वो पूरे वाटर सरफेस को कवर कर ले रहे हैं। पूरे लैक, मान लो एक लैक है, उस लैक को पूरा कवर कर लिया, उससे कहेंगे एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है ये चीज़? नाउ आप देखो, ये तो जो मैंने पीछे डेफिनेशन बताई ये किसने दी है? ये OECD ने दी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 17वीं सेंचुरी में दी गया है ये। अब देखो, अब जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें नेचुरली ये प्रोसेस होता है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि नेचर ही इन दो चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। ये ह्यूमन कंजप्शन की वजह से भी ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। और यू कैन से दैट एंथ्रोपोजेनिकली भी नाइट्रोजन और फॉस्फेट को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, NPK यूरिया इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम यूरिया, और यूरिया भी साथ में। तो यूरिया में दो ही तो कंपाउंड हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन।
ठीक है ना, नाइट्रोजन और कार्बन होता है ना यूरिया में, ठीक है ना, ठीक है ना। और बेसिकली फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन आएगा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो पोटेशियम आएगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो फास्फोरस आएगा। अब हम क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट करते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से अल्टीमेटली जब रेन आएगा तो रेन वाटर के साथ वो चले जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस वो चले जाएगा किसी छोटे वाटर बॉडी में, वहाँ से बड़ी वाटर बॉडी में चले जाएगा। मान लो अगर लेक पे गए तो लेक का पूरे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। नाउ इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको ही हम क्या कहेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैन एंड इट्स एक्टिविटी, अगर इंक्रीज प्रोडक्शन हो गई न्यूट्रिएंट की तो इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन भी होता है, ठीक है ना, जिसे हम ऑर्गेनिक लोड कहेंगे। व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑर्गेनिक लोड। ऑर्गेनिक लोड में आपने याद रखनी है दो चीज़ें, एक याद रखनी है आपने नाइट्रोजन, दूसरी याद रखनी है आपने फास्फोरस, ठीक है ना। जब ये दो कंपाउंड जो हैं या ये दो कंपोनेंट जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगे यूट्रोफिकेशन के लिए, तो इस किस्म की यूट्रोफिकेशन को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन। क्लियर है ये चीज़। अब इससे क्या हो जाता है, अब वाटर बॉडी में भी अपनी पोटेंशियल है, अपनी कैरिंग कैपेसिटी है कि वो कितना उसको कैरी करे। अगर बियॉन्ड द लिमिट हो गया तो वाटर बॉडी में जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या एल्गी हैं उनकी अचानक से ग्रोथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, न्यूट्रिएंट जितना ज़्यादा मिलेगा वो उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, और ग्रो करने से क्या हो रहा है, एक तो वाटर वगैरह भी इफेक्ट हो रहा है और साथ साथ में बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस में टिगरिंग होती है, बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं वाटर में, और इसकी वजह से भी यूट्रोफिकेशन काज होता है। क्लियर है ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट कहता है फैक्टर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो सबसे पहला फैक्टर मैंने बताया फर्टिलाइजर्स का, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम एनपीके फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का, और वो जब रेन वाटर आएगा या रेन या फ्लड वगैरह से वो चले जाता है एक्वेटिक लाइफ में, और वहाँ पे ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या छोटी छोटी एल्गीज जो हैं उनकी ग्रोथ को प्रोसीड करता है। ग्रोथ को प्रोसीड करेगा तो ग्राउंड वाटर रेन वाटर से जाएगा वहाँ पे ये, और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बुरा असर इसका पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़। ये है पहला। दूसरा आता है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इनटू वाटर बॉडी। अब बहुत सारा वेस्ट हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं, जैसे किचन वेस्ट है ना, म्यूनसिपलिटी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, ठीक है ना, ये हम डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करते हैं वाटर में। अब अगर हम किचन वेस्ट, वो तो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन फास्फोरस तो होगा ही, है ना, उसकी वजह से भी एक फैक्टर रहता है कि डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ एल्गी, मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है एल्गी की अगर ये न्यूट्रिएंट्स डिस्चार्ज हो गए वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर्स में, लेक्स में, सीज में, अगर ये डिस्चार्ज हो गए। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी में ओवर द ईयर्स लेक जो है मटेरियल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉलिड मटेरियल को एक्युमुलेट करती है जो वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट में आया। यहाँ छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे चले गए हैं, ठीक है ना। अब ये सेडिमेंट्स किसकी फॉर्म में जाएंगे, ये फ्लड की फॉर्म में जाएंगे या आइस मेल्ट होने की फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है ना, या क्या कहते हैं कोई ऐसा इवेंट हुआ उसकी वजह से चले गए, है ना। अब इसकी वजह से क्या हो गया, वाटर और सेडिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो जाती है, और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रीसस्पेंशन में आ जाते हैं, और इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स बॉटम ऑफ द बेसन या बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़ में जो प्रेजेंट होते थे उनमें फैसिलिटेशन आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म फैसिलिटेशन, मतलब कि उनकी ग्रोथ फैसिलिटेट हो रही है, उनकी ग्रोथ फैसिलिटेट हो रही है, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। जब उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या हो गया, वाटर क्वालिटी में फर्दर डिटीरियोरेशन आएगा, वाटर क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आएगा, और इस प्रोसेस से ऑथेंटिकेटिंग हो जाएगी यूट्रोफिकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है अगर नाइट्रोजन फास्फोरस वाटर में प्रेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है अगर वाटर में हम एक एल्गी को भी डाल देंगे, एक एल्गी को भी डाल देंगे, मतलब स्पाइरोगायरा एक डाल दें, और उसकी भी रैपिड ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि उसको तो अवेलेबिलिटी है ना, एक तो नाइट्रोजन चाहिए, दूसरा फास्फोरस चाहिए, सनलाइट तो मिल ही रही है,
क्लियर है पॉइंट? तो ये तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। नाउ इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज अबेंडेंस ऑफ पर्टिकुलेट सब्सटेंसेस। अच्छा, ये इन सब्सटेंस इसकी किसकी वजह से? नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से ये सब्सटेंस इंक्रीज होते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स आ गए, ज़ूप्लैंक्टॉन्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, डेब्रिस है, ये सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं? ये इंक्रीज होते हैं। अब इसकी वजह से जो टर्बिडिटी है और वाटर बॉडी का कलर है वो चेंज होता है। अब देखिए वाटर, अगर हम पेंगोंग लेक पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें पेंगोंग लेक में पूरा आसमान दिखता है। लेक में जाके कहीं अगर मौका मिलेगा लाइफ में, पेंगोंग लेक लद्दाख में है, वहाँ पे जाना, फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है? वहाँ पे जाना, देखना वहाँ के नज़ारे, ठीक है ना? वहाँ की फिश भी हमें प्रॉपरली दिखती है कि फिश घूम रही है, इतना फ्रेश वाटर है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो डिस्टर्बेंस है। इसलिए तो सोनम वांगचुक कहते हैं ना कि अगर हम इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इकोसिस्टम भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। हमने नेचर के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर जाहिर सी बात है, अगर हम नेचर के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो अल्टीमेटली नेचर भी हमारे साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना? और रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट पता है आपको, पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है ना? तो क्या कह रहा है? हाँ, और साथ में आप महाराष्ट्र की लूनर लेक को कंपेयर कर लेना, यहाँ भोपाल की आपने फ्रेश वाटर लेक को, जो अपर सुपीरियर लेक है, उसको कंपेयर कर लेना, या लोटक लेक जो मणिपुर है, उसमें बहुत सारे फ्यूमिड्स हैं, उसको कंपेयर कर लेना, ठीक है ना? आप क्या एक साइड से पेंगोंग को कंपेयर कर लो, दूसरी साइड से डल लेक को कंपेयर कर लो, ठीक है ना? और डल लेक में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ह्यूमन का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस के साथ साथ वहाँ पे मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा रोल रहता है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली होगी तो वहाँ पे भी ये चीज़ें, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की बढ़ रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। डल लेक जो है वो पोल्यूटेड होती जा रही है, और डल लेक में भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन वहाँ पर भी हो रही है। इसलिए बहुत सारी जगहों पे मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि वो जो एल्गल ब्लूम्स बना है उसको साइड पर रखा जाए। क्यों? क्योंकि उस लेक में एक तो लोटस बनता है, लोटस को हम यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल, और सबसे कॉस्टेस्ट वेजिटेबल हमारे JNK की लोटस वाली है, ठीक है ना? लोटस की जो स्टेम है उसको खाया जाता है, ठीक है ना? इसके साथ साथ जो स्पीशीज डल लेक में पाई जाती हैं, एक्वेटिक स्पीशीज, फिश वगैरह, है ना, तो वो भी इसी यूट्रोफिकेशन की वजह से उन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को भी, और ख़ास करके जो डल लेक अथॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको भी ये, और टूरिज़म अथॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए कि हमने कैसे इकोसिस्टम के जो फ्रेजिलिटी है उसको मेंटेन रखना है। ये स्टेप्स गवर्नमेंट है उनको लेना है, और हमें भी अपने इंडिविजुअल तौर पे ये स्टेप्स लेने हैं। क्लियर है ये चीज़? तो मैं कंपेयर कर, अगर हम देखेंगे अब किसको, पेंगोंग लेक को, तो पेंगोंग लेक जो है बहुत ही फ्रेश वाटर लेक है, और वहाँ पे किसी भी किस्म का पोल्यूशन नहीं है। और आप यहाँ के यहाँ और दिल्ली को अगर आप कंपेयर करो, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को, पर्टिकुलरली हमारे डोडा में, अब यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, एक तो डैम की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, और दूसरा जो ये अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड्स वगैरह है, और तीसरा जो है अनइवनली जो है फॉरेस्ट फायर की जाती है, ठीक है ना? इनकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन बनता है। अदरवाइज़ यहाँ का आसमान कितना क्लियर है, यहाँ का स्काई बहुत क्लियर है। क्लियर स्काई ही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ की इन्वायरमेंट कितनी क्लीन है, ठीक है ना? दिल्ली में जाओगे आसमान ही नहीं दिखेगा, ठीक है ना? इतना पोल्यूशन है, क्लियर है ये चीज़, ठीक है ना? वहाँ का पानी भी इफेक्टेड, वहाँ की वाटर बॉडीज़ भी इफेक्टेड। कहीं पे बैठ गया मच्छर काट लेगा, इधर तो मच्छर हमें दिखता ही नहीं है दूर दूर तक, है ना? वहीं पे दिखेगा जहाँ पे वाटर बॉडीज़ वगैरह होंगी, वहीं पे दिखेगा, अदरवाइज़ दूर दूर तक नहीं दिखते हैं, ठीक है ना? दैट मीन्स कि यहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है ना? तो हमने इस इकोसिस्टम को और बचाना है। तो क्या कहता है? अबेंडेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, जैसे फाइटोप्लैंक्टन आ गए, ज़ूप्लैंक्टन है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, डेब्रिस है, दैट डिटरमाइन द टर्बिडिटी एंड कलरेशन ऑफ द वाटर। नाउ इसके अलावा एक और सोर्स है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशन इज अफेक्टेड बाय यूट्रोफिकेशन थ्रू। अब देखो, सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशन, वो वेजिटेशन जो एल्गल ब्लूम्स के नीचे है, ये इफेक्ट हो जाती है। अब किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि अब ऊपर तो लेयर बन जाएगी, उस लेयर को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स। अब इस एल्गल ब्लूम की वजह से जो डीप वेजिटेशन है, इस डीप वेजिटेशन में पेनिट्रेशन आता है। अब इस डीप वेजिटेशन में पेनिट्रेशन किससे आता है? इस डीप वेजिटेशन में इस डीप वेजिटेशन जो है, इसमें सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती,
अब अगर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाए, जो बेंथस जोन आता है, जो बेंथस जोन है, एक लैक का बेंथस जोन है, वहाँ पे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, तो उन पे फीड करते हैं ज़ूप्लैंक्टन। अब उन फाइटोप्लैंक्टन में लाइट ही नहीं पहुँच रही है, तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, वो अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो छोटी छोटी माइक्रो एल्गी हैं, जो पेरिनियल माइक्रो एल्गी है, पेरिनियल मतलब होता है जो साल में 2-3 बार रिप्लेस हो जाए, मतलब साल में 2-3 बार उनकी ग्रोथ हो जाए, 2-3 बार उनमें रिप्रोडक्शन। या सी ग्रास वगैरह है, इनकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में चेंज आता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका कि कोस्टल फिश पॉपुलेशन जो है इस एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में जो फिश पॉपुलेशन है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो केमिकल्स की तरफ दौड़ते हैं, जिससे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? नाउ साथ साथ में फिलामेंटस माइक्रो एल्गी की ग्रोथ होती है, और इस फिलामेंटस माइक्रो एल्गी की ग्रोथ की वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो गई, तो ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है वो नेक्स्ट फेवरेबल सीज़न के लिए उसे ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिले या ना मिले, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट कर ले, है ना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए रखे नहीं। ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना कि सस्टेनेबल यूज़ करे रिसोर्सेज को, ठीक है ना। आई बात समझ? ये खाली ह्यूमन है जो सस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है ना। तभी तो ऊपर वाले ने इंसान को सोच समझ के बनाया है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात, कि एक ऐसी मखलूक ऊपर वाले ऑलमाइटी गॉड ने बनाई है कि जिसको सोचने और समझने की क्षमता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दिया है कि ताकि हम इस नेचर को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनाएं। साथ साथ में अबेंडेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे एमोनिया है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी वजह से भी फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस बढ़ जाता है, जैसे नाइट्रोस अमाइन बढ़ता है, सस्पेक्टेड ऑफ म्यूटाजेनिसिटी। और ये जो नाइट्रोस अमाइन है ये म्यूटेशन काज करता है। हम पढ़ेंगे म्यूटेशन में कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, सेंस म्यूटेशन क्या होता है, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से म्यूटेशन आता है। तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया आपके सामने, नाइट्रोस अमाइन, ठीक है, ये भी म्यूटेशन काज करता है। नाउ इसके साथ साथ में आता है अबेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा बढ़ गए, इसकी वजह से भी वाटर डिसएग्रेबली कलर या टेस्ट देता है, ठीक है ना। ऑल्दो वाटर का कोई कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर टेस्ट भी देने लग जाएगा और कलर भी देने लग जाएगा, ठीक है। नाउ साथ साथ में डिसअपेरेंस और सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ फिशेज। जो फिश क्वालिटी है उसमें रिडक्शन आ जाएगा विद नेगेटिव इफेक्ट ऑन फिशिंग, ठीक है ना। फिशिंग पे नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। कैसे? इंस्टेड ऑफ क्वालिटी स्पीशीज सच एज ट्रॉट, अनडिजायरेबल वन सच एज कार्प बिकम एस्टेब्लिश्ड। तो जाहिर सी बात है ना, एक स्पीशीज़ है फ़िश की जो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है जिसका नाम है ट्रोट, और एक स्पीशीज़ ऐसी है जो मैरीन वाटर में रहना पसंद करती है जिसका नाम है कार्प। तो कार्प अगर न्यूट्रिएंट वगैरह, तो कार्प ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फ़िश की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एक किस्म का एवोल्यूशनरी चेंज लेके आएगा। यहाँ पे भी एक किस्म का स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन हो जाएगा कि जो स्पीशीज़ स्टेबल है उसी को इन्वायरमेंट मिलेगा सस्टेन करने के लिए, जो स्टेबल नहीं है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एक तो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? एक होता है एपोक्सिया, दूसरा होता है हाइपोक्सिया, है ना। हाइपोक्सिया मतलब हो गया ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। जब कोस्टल एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगी, ओशनिक पोल्यूशन हो जाएगा, जिसको हम पढ़ते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। इसकी वजह से जो कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म है जैसे मोलस्कस, क्रस्टेशियंस, ठीक है ना, ये इनमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसकी वजह से जो कोरल रीफ्स है, जो कोरल रीफ्स है, आपको पता है कोरल रीफ्स आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशंस। कोरल रीफ्स हैं, लाइकन्स हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के लिए। तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और इनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो अल्टीमेटली कोस्टल एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बुरा असर देखने को मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? नो। साथ साथ में जो टॉक्सिक एल्गी है ये बढ़ती जाएंगी। अगर टॉक्सिक एल्गी बढ़ी तो इसकी वजह से एनिमल्स जो ड्रिंकिंग वाटर, मतलब एनिमल दैट जो ड्रिंक वाटर कर रहे हैं उनमें भी बैड इफेक्ट, उनकी पॉपुलेशन पे भी बैड असर इसका आएगा। क्लियर है ये चीज़? ये भी एक पॉइंट है। क्लियर है ना। इसके साथ साथ में अगर हम
नेक्स्ट देखिए हाइपोक्सिया एंड एनोक्सिया, है ना। अब हाइपोक्सिया होगा तो बहुत सारा फ्लोरा फाना डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर की कम होने की वजह, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से पॉपुलेशन डेटेरियोरेट होगी। लेकिन अगर एनोक्सिया कंडीशन होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी वजह से ग्रोथ भी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो कंडीशन फिर भी वही हो जाएगी फिर। क्लियर है ये चीज़। नाउ द एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ द वाटर बॉडी डिमिनिशेस सिग्निफिकेंटली, और इसकी वजह से जो एस्थेटिक वैल्यू है वो भी डिमिनिश हो रही है। क्लियर है ये चीज़। तो ये भी इसका एक प्रोस्पेक्टिव आता है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये यहाँ पे मैंने यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिएंट इनटेक है ऊपर, न्यूट्रिएंट इनटेक से ये अलगल ब्लूम की फॉर्मेशन होती है। ये सोलर एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी इस अलगल ब्लूम पे बढ़ती है, पड़ेगी, इसका क्लोरोफिल एक एक्टिवेट होगा, क्लोरोप्लास्ट एक्टिवेट होगा, क्लोरोप्लास्ट एक्टिवेट होने से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, जितना ज़्यादा फोटो उतनी इसकी ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी। यही न्यूट्रिएंट अपटेक करने की वजह से ये ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दे आर, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है इस फिश में, ये जो फिश है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को ले लेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करेंगे, इसके पास कम ऑक्सीजन जाएगी। और जब ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करेंगे वाटर में। और साथ साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनिया, मीथेन वगैरह टॉक्सिक सब्सटेंस बनेंगे, ठीक है ना। और यहीं पे इन एल्गल की ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगी, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन से इनकी भी डेथ होगी। ये भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, इनसे भी नाइट्रोजन फास्फोरस निकलता जाएगा और ये साइकिल यहीं पे चलता जाएगा। क्लियर है ये चीज़। ये था यूट्रोफिकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो थैंक यू। ये था आज का टॉपिक, दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन